नाजरीन, आपका मेज़बान मियां अमजद, FP92 TV पेरिस हॉट टॉक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से। हमारे ख़ुसूसी मेहमान हैं आबिद ख़ान साहब। उनके साथ पाकिस्तान की उभरती डूबती मुआशी कश्ती और दीगर मसाइल के हवाले से तो बात करते हैं आबिद ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मियां अमजद, FP92 TV पेरिस से हॉट टॉक विद मियां अमजद के साथ आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होता है और बहुत ही संजीदगी से उसको लेना चाहिए। वो है मईशत, इकॉनमी, यानी कि पाकिस्तान की मईशत क्यों हर वक्त कभी बहुत ऊपर और कभी बिल्कुल ही वो ऐसे लगता है कोलैप्स होने वाला है। और कोई लोग कहते हैं जी श्रीलंका बनने जा रहा है, ये बांग्लादेश बन जाएगा, ये तबाह हो जाएगा। ये 40, 50, 60 साल से यही बातें अक्सर सुनने में आती हैं और पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से ये इस तरह के नगमात सुनने को मिले। तो एक दौर पाकिस्तान का बहुत अरूज का था, तो दुख होता है कि क्यों बाद में ये एकदम उल्टा हो गया। तकरीबन ये लगा लें आप 93, 4, 5, ये बड़ा अच्छा दौर एक पाकिस्तान का ना जा रहा था। जैसे जहाज़ उड़ान भरता है तो पाकिस्तान ने भी एक उड़ान भरी थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम आबिद ख़ान साहब। जी वालेकुम सलाम मियां साहब। सर, मैंने अपने नाजरीन से थोड़ा सा तज़किरा किया जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। शायद आपने भी सुना होगा, यकीनन सुना होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि जो पाकिस्तान की कभी बिल्कुल ऊपर जाती मईशत और कभी बिल्कुल डूब रही है, वो बाज़ का प्रोपोगंडा ऐसे होता है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, ये डूब जाएगा, क्लैश कर जाएगा, ये क्लैप्स हो रहा है, इकॉनमी इसकी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी। मियां साहब, एक्चुअली आपने बात की है कि हमारी मईशत जो है वो 90 की दिहाई में बेहतर थी। मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा कि हमारी जो पाकिस्तान बनने के बाद इस नौका की जो मईशत है उसने टेक ऑफ 60s में किया था। वो इस चीज की बहस में हम नहीं जाना चाहेंगे कि वो दौर जो था वो था या उसमें डिक्टेटरशिप थी, लेकिन हमारी जो मईशत की उड़ान है वो 60 की दिहाई के अंदर हमें बेहतर नजर आई, जिसमें लोगों को डायरेक्टली जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट महसूस किया और चीजें नीचे तक लोगों को नजर आई। और इसमें आप ये देखें कि 70 की दिहाई में कुछ चीजें खराब होनी शुरू हुई हैं। जब अपना भुट्टो के दौर में सो कॉल्ड इस्लाहात हुई हैं, अपना इंडस्ट्री को अपना तो सरकारी तहवील में ले लिया गया। तो ये है अपना वक्त जो पहला जो पाकिस्तान के मईशत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है, ये वहां से शुरू हुआ है। बहरहाल वो ये चलता रहा 70 की दिहाई में, और बहरहाल फिर आप दोबारा देखिए कि 80 की दिहाई में जब ज़िया-उल-हक के दौर में हमने अमेरिका के साथ अपने कहते हैं कि अपनी पराई जंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया और वहां से फिर डॉलर आने शुरू हुए, तो ये एक माशी में आप एक इंजेक्ट था जो कि अमेरिकन डॉलर की सूरत में हमारी इकोनॉमी को मिल रहा था। ये कोई हकीकी तरक्की तो ना थी, लेकिन बहरहाल इससे हमारे माशी मामलात इसको अपना आप ये कह सकते हैं कि हर रोज के हिसाब से हमारे कुछ मामूली तौर पर बेहतर चलते। लेकिन भारत अगेन जब जमहूरियत वापस आई है और फिर ये जो अपना ये जो म्यूजिकल चेयर स्टार्ट हुई है सियासी जमातों की दो, तो उसके अंदर कभी ये सूरत हाल बेहतर होती थी और कभी फिर ये अपना तनज़्ज़ुल की तरफ जाती थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 90s के आखिर में
हमारा रुपया इंडियन रुपीस के मुकाबले में खासा बेहतर था। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको याद बताऊं तो 99 में जिस वक्त मुशर्रफ ने coup की थी, उस वक्त भी अपना पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपीस के मुकाबले में बेहतर था। तो ये इस तरह चलना शुरू हुआ। फिर अपना हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई में मुशर्रफ साहब ने घर को घर भेज दिया और सबसे पहले पाकिस्तान में सिलसिला स्टार्ट हो गया और फिर अगेन डॉलर आने शुरू हुए और बजाय कि वो डॉलर हमारी सनद तरक्की के अंदर इंजेक्ट होते हैं, तो वो डॉलर्स भी हमने मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने में, मुक्के दिखाने में और अपना लोगों को डराने में, बजाय कि अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करते, हम अपनी मुआशी तरक्की को बेहतर अपना उसको रेगुलाइज करते, उसको ठीक करते, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करते। लेकिन हमने अपने पड़ोसियों से बजाय बिजनेस करते या मुआशी मैदान में उनका मुकाबला करते, हम फिर दूसरी तरफ आ गए। और ये बात मेरा ख्याल है आपको बताने की जरूरत नहीं होगी और आपके तवज्जुह से इस नाज़रीन का भी इतना हाफिज़ा कमजोर नहीं होगा कि जब वाजपेयी साहब को नवाज शरीफ ने बुलाया था और वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर आए थे, तो दैट वाज द पॉइंट कि हमें वहां से इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। हमें बजाय उनके साथ लड़ने की, हमें उनके साथ मुआशी अपना मुआशी तौर में अपना मुकाबला करना चाहिए। लेकिन अगेन फिर वही अपना कि हमने उस वक्त अपना इंडिया के साथ जो है मामला को खराब किया और उसके अंदर जो एक हॉक्स का रोल है वो मेरा ख्याल आपको शायद नहीं भूला होगा कि उसमें हमारी उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस चीज को कबूल करके इनकार कर दिया और फिर कारगिल का वाक़या हुआ तो हमने वो बस और वो ट्रेन हमने लेट कर दी और वहां से हमारी फिर अपना मुआशी तरक्की का और सनदी तरक्की का पहिया फिर उल्टा घूमना शुरू हो गया। फिर एक टेम्परेरी डॉलर आए और हम अपना ऑक्सीजन लेते रहे और उस ऑक्सीजन के साथ जो है ना हम चलते रहे। 2008 में मुशर्रफ साहब गए और जैसे मुशर्रफ साहब गए और हमारी फिर नजर की डॉलर आने बंद हो गए। जो जंगें थी जो हमारे खित्ते के अंदर जो हमारे लिए खासी जरखेज होती थी मुल्क पाकिस्तान के लिए, तो वो सिलसिला फिर स्टार्ट हो गया। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2008 और 2013 के दरमियान जो मामला आते हैं वो किसी ढके छुपे नहीं है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो उस वक्त हमारा मेरा ख्याल उससे ज्यादा हमारी मुआशी हालत जो है उससे बदतर नहीं हो सकती, जब शायद आपको याद हो कि उसमें 22 घंटे की लोड शेडिंग भी थी। तो 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब दोबारा आए और उसमें CPEC का हमने एक इंजेक्ट किया अपनी मईशत में। वो एक नई चीज CPEC आ गई जिससे हमारी मईशत जो है वो फिर बेहतर होनी शुरू हो गई। और लेकिन अगेन 2016 के अंदर नवाज शरीफ साहब का स्टेप डाउन होना और फिर वहां से जो हमारी अपना मईशत ने कलाबाजी खाई है, तो वो फिर उसके बाद के हालात 2022 तक जो हुआ है, तो उसको उस 2022 तक में हमारी मईशत बिल्कुल कब्र में उतर चुकी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोपोगंडा या बाहर जो भी मीडिया में हो रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल से आगे बढ़ेगा, ये इसके ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, क्लैप्स कर जाएगा, तो आप किस नज़र से देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? मियां साहब, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा है तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा कि 2022 में सूरत हाल सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी थी, अदरवाइज हम लोग टेक्निकली फॉल्ट कर चुके थे। अगर आप मेरे इस चीज पे इत्तेफाक करें, सिर्फ ऐलान होना बाकी था। और 2022 में जब निगरान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो वाकई उस वक्त सूरत किस्म की थी कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, LC बंद हो चुकी थी और कोई भी पाकिस्तान के अंदर कारोबारी अदारा ऐसा ना था
कि जो अगर किसी भी किस्म का कोई बैरूनी ऑर्डर लेता था तो उसको फुलफिल कर सकता था। और ये चीज बिल्कुल एक मिरेकल है, एक मिरेकल है कि 2022 के अंदर मईशत को मैं इसको ऐसे कहूंगा कि मुझ जैसे लोग भी मायूस हो चुके थे कि क्या हमारी मईशत दोबारा सरवाइव कर सकेगी। तो मेरा ये ख्याल कि जिसे कहते हैं कि कोई भी, और बल्कि आप देखें कि आपका मियां साहब बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी 30 साल सहाफत की तारीख है, आपने तमाम उतार चढ़ाव इस मुल्क के देखे हैं। तो आप क्या सोचते थे, हमारी आपसे जब बात होती थी तो आप भी उस वक्त मायूसी जताते थे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी संजीदा तबका है वो इस चीज से खासा मायूस हो चुका था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब ये इस नैया को पार लगाने के लिए कोशिश शुरू की है, तो बहरहाल एक लंबा सफर था, एक कठिन सफर था, तो लेकिन बहरहाल वो अनथक आदमी है। उसने मकसद मेरा बिल्कुल भी आप इसमें मेरा मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करना है, मैं मियां साहब पहले भी आपको अक्सर ये कहता हूँ। जी नाजरीन, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल कोई वजह बनी, तो जैसे कि आबद खान साहब जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत का कि किस तरह बिगड़ रही है और किन किन अदवार में बेहतर थी। तो ये सोचने की बात है कि एक मुल्क जब तरक्की कर जाए तो क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर हों या जितनी भी कैबिनेट हो उसकी उखाड़ पिछाड़ की जाए और अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात को खामखा ख़राब किया जाए और दूसरों के जंगें वो खामखा घसीट के अपने मुल्क में लाई जाएं सिर्फ डॉलर्स के लिए, और जिसका नतीजा आज दहशत गर्दी की शक्ल में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह पे कर रहा है। अभी पिछले दिनों कोयटा के अंदर जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत ज़्यादा जानें उसमें ज़ाया गई, और उससे पहले भी हमारे जो चाइनीज़ दोस्त पाकिस्तान के अंदर सी पैक पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे, उन पे ख़ुद का हमला किया जाता है। और इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके साथ अटैच हैं, और हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ उंगली भी जाती है कि वो उसके पीछे है। तो ये सारी चीज़ें आखिर हमारी इंटेलिजेंस के अदारे वो सियासतदानों को घेरने के चक्कर में, कभी पीटीआई को तोड़ने और बनाने के चक्कर में, कभी मुस्लिम लीग नून को अंदर लाने के, कभी मियां नवाज शरीफ को बाहर भगाने के चक्कर में वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो क्यों नहीं वो अपना ये रोल अदा करते कि पाकिस्तान के जो बैरूनी बॉर्डर्स हैं उनको महफूज किया जा सके, ताकि पाकिस्तान के अंदर महफूज अंदाज में सरमायाकारी और एक एनवायरनमेंट हो। जी आबद खान साहब, दरमियान में राब्ता कट गया था, नाज़रीन से माजरत, तो माइक आपकी तरफ। मियां साहब, आपका मुझ तक आपकी आवाज पूरी नहीं पहुंची, अगर आप ये सवाल को दोबारा रिपीट कर लेंगे तो मुझे आसानी होगी। जी सर, मैंने यही गुजारिश की है नाजरीन के सामने भी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है और अचानक एकदम कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठता है, वो चलती चलती हुकूमत को गिरा देंगे, फिर दूसरी को लेके आएंगे, फिर तीसरी को लेके आएंगे। इस तरह की गेम बंद करें और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है उसको रोकने के लिए हमारी इंटेलिजेंस जितने भी अदारे हैं उनको काम करना चाहिए। वो इसके पैसे लेते हैं, ना कि सियासी पार्टियां बनाने और तोड़ने के चक्कर में अपना वो कीमती वक्त ज़ाया करें। और पिछले दिनों ये कोयटा के अंदर बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ है और ये एक सवालिया निशान है सी पैक के ऊपर भी, और असाक डार साहब का जिस तरह लहजा था चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ भी, वो भी काबिल मज़म्मत है। तो इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की जागनसाई हो। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे? मियां साहब, ये इस बात में कोई अपना शुबा नहीं है कि हमारे यहाँ जब भी मईशत का पहिया रवा होता है तो कुछ नाबीदा कुव्वतें जो हैं इस मुल्क को पटरी से उतारने के लिए फिर से सरगर्म अमल हो जाती हैं।
फिर जब हम बात करने लगे तो फिर वहां तारीख आती है कि जब 80s में हम पढ़ाई जंगें लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त इंडिया अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, अपनी जिसे कहते हैं कि अपना इकोनॉमिकल चीजों को रिवाइव करने के लिए उस वक्त मनमोहन सिंह साहब प्लानिंग कर रहे थे और हम लोग प्राइवेट जगहों के अंदर इन्वॉल्व थे और हम जो है ना रेडिकलाइजेशन को उस वक्त हम उसके लिए मुख्तलिफ मिलिशिया तैयार कर रहे थे और इंडिया जो है वो एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए अपना इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कर रहा था और उसमें आप ये देख लें कि उस वक्त जो इंडिया की 261 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी थी उसको 13 साल के अंदर अब आप देखेंगे कि 2.3 ट्रिलियन अगर वो पहुंच गया है तो उसके पीछे क्या है और बात फिर वहीं आ जाएगी तो क्या यार ये हमारे यहाँ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का नाम नहीं कहलाएगा। हम हर वक्त हम एक टेक ऑफ ले लेते हैं और टेक ऑफ के करने के बाद जिसे कहते हैं कि हम फिर वहीं आगे करेंगे, हमें 2 से 3 साल मिलते हैं और हम बिल्कुल टेक ऑफ करते हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हमारी तारीफ करती हैं, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती है, मैचेस का पहिया घूमना शुरू हो जाता है और कुछ अर्से के बाद फिर हम नहीं आ जाते। तो मेरे भाई पिछले प्रोग्राम में यही बात हुई थी, जब तक जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल अपना क्लास है, जितनी पार्टी है, जब तक नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा उस वक्त तक हम पाकिस्तान की तरक्की का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा अभी नहीं कर सकते। तो फिर ये वही बात हो रही कि अपना जब 22 में पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी और आज क्या है। तो आप ये कह रहे हो कि हर प्रोग्राम के अंदर ये मसाइल की अंबार लगा देता है और इसमें मायूसी फैलाने वाली बात करता है। तो इसमें मैं आपको कुछ हौसला अफजा चीजें पाकिस्तान की मैशत में 2022 के बाद से फिर होनी शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर जितनी तारीफ IMF ने दी है और वो IMF का प्रोग्राम बहुत जरूरी था जो कि साबका हुकूमत ने पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम होने में जो रुकावटें पैदा की थी उन रुकावटों का दूर करना और उसके बाद पाकिस्तान की माशी तरक्की का स्टार्टअप लेना, ये शहबाज शरीफ साहब के बेशक बड़े कारनामों में उसका शुमार होगा। पाकिस्तान का जो मालियाती मामला हैं, पाकिस्तान का जो उस वक्त जो अपना GDP है, पाकिस्तान का जो उस वक्त अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको शहबाज शरीफ साहब ने खासा बेहतर किया और जिसकी गवाही दुनिया की तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे रही हैं। और आप ये देखिए कि हमारा जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का, जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी तो वो 22.5% से ऊपर पर था। आप ये देखें कि 2024 के अंदर ये 15% पे आ चुका है और बाय द फरवरी और मार्च इन 2025 इंशाल्लाह इट विल बिकम इन द सिंगल डिजिट्स। तो इससे खासा फर्क पड़ रहा है। महंगाई जो कि 36 से 33% पे पहुंच चुकी थी वो आप 6 से 7% पे आ गई और चूंकि बैंकों का पॉलिसी रेट कम हुआ है, जो पैसा लोगों ने बैंकों में इन्वेस्ट किया हुआ था वो पैसा बाहर आ रहा है, वो मुख्तलिफ कारोबार के अंदर इंजेक्ट हो रहा है और उससे पाकिस्तान की तरक्की का जो पहिया रुक चुका था वो खासी हद तक वो चल चुका है और आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे पाकिस्तान आपको। हाँ, ये मैं इस चीज पे मैं ये चीज मानता हूँ कि इसका इफेक्ट आने में कुछ वक्त लगेगा। आम आदमी तक तरक्की के जो ये सम्राट हैं उन्हें आम आदमी तक पहुंचने के लिए इसमें कुछ वक्त तो दरकार है, लेकिन मायूसी तक बात बिल्कुल नहीं है। इस वक्त क़यादत जो है वो सही हाथों के अंदर है और पाकिस्तान में जो किसी भी सियासी पार्टी के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इस वक्त सूरत हाल होनी चाहिए वो इस वक्त फेवरेबल है।
तो इस जगह पे मुझे एक बात फिर वो मैं आपकी बात अभी सुनता हूँ, तो इस जगह पे मैं इमरान खान साहब से उनकी हुकूमत को जो सिंगल पेज था बहुत ही अच्छे हालात में लगे। उनके पास इतना अच्छा चांस था पाकिस्तान को तरक्की देने का, लेकिन उन्होंने इस तमाम ताकत को, तमाम चीजों को अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने में सर्फ किया और वो अपनी बेहतर मुआशी टीम ना बना सके और ऐसे ऐसे शाहकार उसके अंदर उनकी जो कैबिनेट थी उसमें थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को आगे ले जाने की बजाय उसको वापस घुमाया। तो लेकिन इंशाल्लाह अब हालात बेहतर हैं। आप 1 से 2 साल के अंदर आपको ये असरात महसूस होने शुरू हो जाएंगे। हाँ साहब, एक सवाल है, बहुत ज़्यादा ये आइनी तरमीम जो की गई उस पर तनाज़ात खड़े हुए, सियासी पार्टियों ने एतराज़ किया, मुख्तलिफ जो वकला हैं, जज हैं, कईयों ने रिज़ाइन तक कर दिया और उसके बाद अचानक वो भी मसला हल हुआ तो साथ ही जनाब आर्मी चीफ को 5 साल के लिए कर दिया गया। तो आप पाकिस्तान एक अपने आप को इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये डेमोक्रेटिक अंदाज में सारे मामला चल रहे हैं या बस वो पीछे से डंडा चल रहा है और ये सारा पुतली खेल तमाशा जारी है? क्या कहना चाहेंगे आप? मियां साहब, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अपने डायनामिक्स हैं। देखिए, आप इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं, वहां पे जो जमहूरी कदरें हैं वो खासी मुस्तहकम हैं। वहां तकरीबन 100 साल से ज़्यादा जमहूरियत जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और पाकिस्तान के अंदर वो हालात नहीं है कि जहाँ पे आप वोट की ताकत से आए और वोट की ताकत से जाए। हमारे यहाँ आप ये चीज समझ चुके होंगे कि मैं इस वक्त क्या कहना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ एक ट्राइका होता है जिससे हुकूमतें चलती है, उसमें चीफ जस्टिस का ऑन बोर्ड होना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरक्की का साधन है। अच्छा, इसमें यह है कि ऐसा पिछले युग में भी था, लेकिन उनकी जो इस मामले में उनके पास कोई पाकिस्तान की तरक्की का प्लान नहीं, इसलिए वो इसको इस्तेमाल ना कर सकते। जबकि मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इनके पास बेहतर एक्सपीरियंस है और जो पाकिस्तान में जो दरकार हालात होते हैं वो इस वक्त इनको अवेलेबल है। अब इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये ना कर सके, हम वो ना कर सके। आपने जो कहा कि ये तरमीम होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि 26 आईनी तरमीम के तहत जो है ना अपना जो हमारे यहाँ जो जजेस की सीनियरिटी पे जिस पे तरक्की होती थी वो ऐसे ही होनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल में आर्मी चीफ की जो एक्सपेंशन हुई है जो 3 से 5 साल की है वो भी ऐसे ही होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल में अगर आप 3 साल में कोई चीज अगर आप नहीं कर सकते तो उसके लिए 5 साल भी नाकाफी होते हैं। लेकिन फिर अगेन हमारे थर्ड वर्ल्ड के अंदर डायनेमिक्स जो है डिफरेंट है, तो हमें इस चीज की जरूरत है। और मौजूदा हालात के अंदर ये मैं बहुत बोझल दिल से ये मैं बात करता हूँ, ये कि अपना ये जो कुछ मामला हुए हैं, मैं 26वीं आईनी तरमीम के बिल्कुल हक में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त के हालात के मुताबिक अगर इनके पास ये फेवर मौजूद ना होती तो जो मामला इस वक्त ये मौजूदा गवर्नमेंट लेके चल रही है तो मेरा ख्याल शायद वो चीजें शर्मिंदा ताबीर ना हो सकती जिसका ख्वाब मैं और आप या पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ने सोचा। सही। अच्छा खान साहब, दूसरा एक सवाल है आपसे, ये जो कोयटा के अंदर इतना खौफनाक किस्म का माहौल बन गया, उससे पहले चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं उन पर हमले,
तो क्या इसका हल, वरना ये तो सी पैक खतरे में पड़ता नजर आ रहा है अगर इसी तरह के हालात चलते रहे। और गैर मुल्की सरमायाकारी वो किस तरह होगी जब हालात ही नहीं पुरअमन। ग्वादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो रहा है। जी 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 जी, आपको याद होगा जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो कराची के हालात से भी आप वाकिफ थे। फाटा के अंदर जो मामला चल रहे थे वो भी आपकी नजर में थे। सेम टाइम बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अपने उरूज पे थी। ये तीनों चीजें मौजूद थी ना, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ इन तमाम चीजों पर काबू पा लिया था। जो अब बलूचिस्तान के अंदर जो फरारिज थे, क्या उन्होंने नेशनल स्ट्रीम में नहीं आए? क्या उन्होंने हथियार नहीं फेंके? क्या फाटा के अंदर मामला जो चल रहे थे, क्या गवर्नमेंट ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया? कराची के हालात बेहतर नहीं हुए? तो ये अंडर एक स्टेबल गवर्नमेंट के ये अपना तमाम मामला कंट्रोल हो। अब पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। आप लोग बैरूनी दुनिया में, मेरा बैरून दुनिया के लोगों को, जो पाकिस्तानी नज़ाद लोग हैं, मेरा उनको ही पैगाम है, हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान के जो बहके हुए लोग हैं, इंशाल्लाह वो भी वापस नेशनल स्ट्रीम में आएंगे, फाटा के हालात भी बेहतर होंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद खान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ पूरी जो मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया और दहशतगर्दी के हवाले से भी आपने कुछ रोशन पहलू दिखाए हमें कि बेहतरी की उम्मीद है। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारे साथ थे आबिद खान साहब पाकिस्तान से, जिनकी बहुत गहरी नज़र है इंटरनेशनल और नेशनल मामलात पर। तो अब मुझे अपने मेज़बान मियां अमजद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।